सत्र की शुरुआत से पहले मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब हम सभी अंगराज्य से कुछ ना कुछ संबंध तो रखते हैं, तो अंगराज के ऊपर एक कविता होनी तो ज़रूरी है। ये कविता दिनकर जी ने लिखी है। जब कर्ण की उठती है चर्चा तब कृष्ण भी दोषी दिखते हैं। जब कर्ण की उठती है चर्चा तब कृष्ण भी दोषी दिखते हैं। लेकिन ये बड़ी योजना थी, चलिए उस पक्ष से मिलते हैं। क्यों सारी शिक्षा व्यर्थ रही, ना दान पुण्य ने साथ दिया। क्यों सारी शिक्षा व्यर्थ रही, ना दान पुण्य ने साथ दिया। न्याय को लड़ते स्वयं कृष्ण, क्यों कर्ण दशा पर मौन लिया। एक चरित्र इस तरह रचना था, एक चरित्र इस तरह रचना था, संदेश जगत में रखना था। सागर की ऊंची लहरों से मानव को भूमि उतरना था, मानव को भूमि उतरना था। ईश्वर के विरुद्ध सुकौशल से एक वीर युद्ध यश जीत लिया। यह मनुष्य शक्ति बतलाने को हरि ने सब देकर खींच लिया, हरि ने सब देकर खींच लिया। ईश्वरियों गलत नहीं होते, ईश्वरियों गलत नहीं होते। क्षण भर की कीर्ति नहीं खोते, क्षण भर की कीर्ति नहीं खोते। होता है कोई बड़ा ध्येय, जब लगते उनके कर छोटे, जब लगते उनके कर छोटे। हाँ, कृष्ण ने हाथ नहीं थामा, हाँ कृष्ण ने हाथ नहीं थामा, पर कीर्ति से उसको सींच दिया। आग आंच में अंतर है, आग आंच में अंतर है, जलने तपने में अंतर है। ईश्वर ने आंच लगाई थी, जो कर्ण प्रशंसा नभ पर है, जो कर्ण प्रशंसा नभ पर है। जिसने ये तब झेला है, जिसने ये तब झेला है, जीवन हारा भी जीत लिया। ईश्वर के विरुद्ध सुकौशल से एक वीर युद्ध यश जीत लिया। जब उलझ रही थी धाराएं, जब उलझ रही थी धाराएं, तब कृष्ण कर्ण के गुण गाए, तब कृष्ण कर्ण के गुण गाए। स्वयं गढ़ी उस मिट्टी का रणकौशल देख वो मुस्काए। कर्ण की बड़ी विवशता थी, कर्तव्य की अग्नि परीक्षा थी। युद्ध साथ वश लड़ना था, मन की कोई न इच्छा थी। जीत सकाना युद्ध भूमि, जीत सकाना युद्ध भूमि पर हृदय भूमि सब जीत लिया। बैकुंठ धाम को हार के कर्ण बैकुंठनाथ को जीत लिया, बैकुंठनाथ को जीत लिया। ये कविता कर्ण प्रशंसा थी, इसलिए कर्ण की चर्चा थी। राधे को कृष्ण मानते थे, उनकी कुछ बेहतर मंशा थी। इसलिए स्वयं नारायण ने स्नेह का दामन खींच लिया। ईश्वर के विरुद्ध सुकौशल से एक वीर युद्ध यश जीत लिया। पत्थर में गिरती जलधारा, पत्थर में गिरती जलधारा जब घाव में घाव लगाती है, तभी पत्थर की सुंदरता क्या खूब निखर कर आती है। हम सबने विपदा को आते इस तरह समझना सीख लिया। ईश्वर को कुछ देना होगा, ये कर्ण चरित में सीख लिया, ये कर्ण चरित में सीख लिया। धन्यवाद। संगठन बनता है सामाजिक एकता के साथ, विचारों को असलियत बनाते हैं, चलिए मिलाकर हाथ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, Our nation must unite. The secret of strength is unity and organization. यानी हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक होंगे। शक्ति का रहस्य है संगठन और एकता। इन शब्द में न केवल एक प्रदर्शन है, बल्कि एक दिशा भी है। संगठन केवल एक ढांचा नहीं होता, वह भाव होता है जो लोगों को जोड़ता है। वह एक आत्मा है जो विचारों को लक्ष्य को और कार्यों को एक सूत्र में पिरोती है। अखिल भारतीय राडिकाल संगठन दिल्ली इस संगठनात्मक भावना का जीवंत उदाहरण है।
अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कन्वीनर शताब्दी वर्ष श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी को, होस्ट प्रेसिडेंट ABRKS दिल्ली श्री अमरेंद्र कुमार घोष जी को, श्री प्रशांत कुमार जी को, ट्रेजरर फ्रॉम पटना श्री दिलीप घोष जी को, प्रेसिडेंट फ्रॉम भागलपुर डॉक्टर मनोज घोष जी को, प्रेसिडेंट फ्रॉम दुमका श्री सुदेश कुमार जी को, जो आज अभी हमारे साथ प्रस्तुत नहीं है, तो मैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट को आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री प्रदीप कुमार सिन्हा जी को, श्री निर्मल कुमार घोष जी को जो सेक्रेटरी है कोलकाता के, श्री भूपेंद्र कुमार सिन्हा जी को जो ट्रेजरर है जमशेदपुर के, श्री महेश चंद्र सिन्हा जी को रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रांची, श्री संतोष कुमार दत्ता जी को रिप्रेजेंटेटिव सहरसा। अब मैं दोबारा नाम इस संगठन के सत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं और हमारे मंच पर मौजूद हैं श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी। आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे प्रवर्तमान अध्यक्ष श्री अमरेंद्र कुमार घोष जी को, प्रशांत कुमार जी जो ट्रेजरर है पटना के, श्री प्रशांत कुमार जी मंच पर पधारिए, श्री दिलीप कुमार घोष जी प्रेसिडेंट हैं अध्यक्ष हैं भागलपुर के, डॉक्टर मनोज कुमार घोष जी जो दुमका से आए हैं, दुमका के अध्यक्ष हैं, श्री सुदेश कुमार सिन्हा जी, अच्छा तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वो हमारे पास नहीं, अभी हमारे यहाँ नहीं है, तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रदीप कुमार सिन्हा जी को, बोकारो से शिवानंद सिन्हा जी, बोकारो से श्री शिवानंद सिन्हा जी को, हाँ, श्री प्रवीण कुमार जी को जो बेंगलोर से आए हुए हैं, श्री शंभू कुमार सिन्हा जी जो वाइस प्रेसिडेंट कटिहार हैं, श्री निर्मल कुमार घोष जी जो सेक्रेटरी हैं कोलकाता के, श्री भूपेंद्र कुमार सिन्हा जी जो जमशेदपुर से आए हैं और श्री संतोष कुमार दत्ता जी जो सहरसा से आए हैं। कृपया मंच पर आकर हमें अनुग्रहित कीजिए। श्री सुमित दास जी जो युगांडा से आए हुए हैं, कृपया मंच पर आ जाइए। चले गए हैं, कोई बात नहीं। नहीं, सौरभ का फोन आया तो उनको बोलिए ज्वाइन कर। हो गया वो मैसेज आ गया कि हम ऑनलाइन। हाँ हेलो, उनका वीडियो ऑफ किया, वीडियो उनको बोले वीडियो ऑन। मैं भी तो थोड़ा सा हेल्प करूँ ना। कल करोगे बेटा, परेशान हो गए। नहीं मैं एंकर हूँ, तो थोड़ा सा तो एंडिंग पार्ट में होना चाहिए इसलिए वही बोल रहा हूँ कि हाथ पे रखने को कितना करेगा इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पार्ट बस जैसे कि होता है ना कि आप थोड़ा सा दे तो वही मैं इस तरह अरेंज करवा रही हूँ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सबकी? अभी हम लोग सवेरे से वेरियस पॉइंट को चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा का चर्चा किए, रोजगार के ऊपर चर्चा किए, हेल्थ के ऊपर चर्चा किए। सब में एक बात कॉमन आई कि सबको फंड चाहिए। ये फंड जो है ये किसी ABRKS दिल्ली के लिए नहीं चाहिए, या भागलपुर के लिए नहीं चाहिए, या बोकारो के लिए नहीं चाहिए, या बेंगलोर के लिए नहीं चाहिए, ये सब के लिए चाहिए। तो कैसे होगा?
हम जो है पिछले मतलब 5-6 सप्ताह से जब इंटरप्रेन्योरशिप का जब हम ये कर रहे थे मीटिंग, तो कई लोग जो है बाहर से ओवरसीज कंट्री से भी जुड़े थे या यहाँ से भी मतलब विद इन कंट्री भी जुड़े हुए थे। तो एक ही चीज़ बार बार आ रही थी कि दादा ये सब तो ठीक है, हमारी इंडिविजुअल जितनी भी शाखाएं हैं वो अपना काम करती हैं, क्या एक सेंट्रल किसी तरह का हो सकता है जिसमें कि सारे जितने भी हमारे इंडिविजुअल यूनिट हैं सबके 2-2 मेंबर्स हों, और कुछ बाहर को भी लीजिए और इसको लेके कुछ इस तरह का समागम बने ताकि ये जो है ना कोई भी जितने हमारी ये 3 जो हमारी बेसिक है, शिक्षा मतलब रोजगार और स्वास्थ्य, इसके लिए जो है हम नॉट ओनली द फंड मुहैया कर पाए, इसके लिए जो टाइम जो हमारे पास में टैलेंट है डिफरेंट, मान लीजिए जो हमारे पास में बेंगलोर में कुछ मेंटरशिप अवेलेबल है जिनको कि तो हम उनको अवेलेबल करा सकें थ्रू वेरियस मीन्स टू अदर प्लेसेस में, या और भी किसी तरह की जो ज़रूरत है तो इसकी मतलब ज़रूरत पड़ी तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि बारी बारी से एक जो है ना अगर इस पे सबकी सहमति हो तो इस लाइन पे हम लोग एक आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि इसको कौन लीड करेगा, प्रश्न ये है कि पहले हो, अगर होगा तो अभी हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, करेंगे क्या 15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा सा जब इस चीज़ से फ्रेश हो लेंगे, अगेन हम लोग जो है सारे जितने भी 2-2 मेंबर्स होंगे 3-3 मेंबर्स होंगे, ये नाम देंगे, हम लोग 2-3-4 चर्चा करेंगे सबसे, इसका स्वरूप कैसा होगा, कैसे इसको आगे बढ़े, कैसे बाहर से फंड आएगी, कैसे यहाँ से हम लोग ये करेंगे, किस टैलेंट को कैसे पूल करेंगे, ये बेसिक मकसद है। तो मैं चाहता हूँ एक सिरे से जो है अगर मतलब स्टार्ट करें तो अगर इस पर सहमति बने तो हम लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सभी को उपस्थित जनों को नमस्कार। पुनः इस मंच पर हम लोग संगठन की संगठनात्मक संरचना, मजबूती और संगठन को बल देने वाले हमारे फंड्स के ऊपर जो हमारी बातचीत है, तो हम लोग इस संबंध में यह निर्णय करें कि सभी लोग एक समिति जैसे हम लोग अभी बनाए हैं संगठन, तो एक अलग रजिस्ट्रेशन हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का बने, इसमें हम लोग फंड डालें, उसको हम लोग ATG, ATC और भी 35A जितना भी हम लोग को डोनेशन मिलता है, जिस IT सेक्शंस में उसमें हम लोग को छूट मिलता है, उसकी हमको स्वीकृति मिले इनकम टैक्स विभाग से, तो हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए फंड इकट्ठा उसमें कर सकते हैं। और इस चीज़ पे चर्चा पहले भी मैंने चूँकि कर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिल करके इसको विधिवत एक रूपरेखा दें, कुछ लोग उसमें नामित किए जाएं और इस समिति को जल्द से जल्द हम लोग रजिस्टर कराएं। धन्यवाद। जैसा कि जयदेव जी का जो है भाषण हुआ, उसके अनुसार हम लोग सहमति अपनी दे रहे हैं और प्रत्येक इकाई हमारे जैसे जमशेदपुर के साइड से भी जो है इस दिशा में प्रयास किया जाएगा, और जहां तक संभव होगा किस तरह से किस मोड से होगा ये जयदेव जी और उनकी टीम ही जो है बता सकते हैं। ABRKS दिल्ली इस प्रस्ताव के लिए मैं ABRKS दिल्ली की तरफ से समर्थन देता हूं। इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। पिछले कुछ बैठक में कई जगह इसकी बात हुई, भागलपुर बैठक में भी बात हो रही थी। एक संगठन का आपस में संगठित हो जाना बड़ी बात है। इससे बड़े
निष्कर्ष निकल पाएंगे। सभी संगठन जो जिस भी शहर में कार्य कर रहे हैं, सब अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब संगठन बराबर रूप से अपना कार्य क्षेत्र और अपना अधिकार क्षेत्र रखते हैं। लेकिन अगर हम सब आपस में संगठित हो गए, उसका प्रारूप जो भी हो, सबकी सदस्यता उसमें आ जाए, उसको लीड करने के लिए आपस में रोटेशन पे घूम जाए, जैसे G7 G20 की तरह जो चल रही है बड़ी बड़ी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ऐसा कुछ संगठनों का संगठन हो और इसको बड़े स्तर पे चलाया जाए, तो ये समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए, या विजन 2050 जो हम देख रहे हैं वो समाज के लिए देखा गया है। किसी संगठन का व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा इसमें, न किसी का बहुत बड़ा या बहुत कम, योगदान सबका बराबर होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का रहे। तो मैं चाहूँगा कि सभी संगठन इसमें एक साथ एक मंच पे आएंगे, प्रारूप आपस में बैठ के तय कर लें और इसकी जो भी लीडरशिप है वो अपना रोटेशन के बेसिस पे मूव करती रहे। तो इससे क्या है कि गति भी बनी रहेगी, पारदर्शिता भी बनी रहेगी और कार्य भी आगे सक्षम रूप से बढ़ पाएगा। धन्यवाद। एक मिनट, अभी सुशांत जी यूएस से जुड़े हुए हैं। आई थिंक संगठन पे इन्होंने भी पहले जब जुड़े हुए थे तो बात कर रहे थे ये भी, तो जरा उनसे भी सुन लें। सुशांत जी, सुशांत जी का साउंड ऑन कर दीजिएगा, यहाँ से हम लोग माइक म्यूट कर रहे हैं। जेल में आवाज आ रही है क्या? जस्ट गिव मी थम्स अप। ओके, ऑल गुड। ओके, इफ आप लोग यदि हमको सुन पा रहे हैं तो सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुशांत हुआ। आवाज आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। I think once everything is good, you just give me a thumbs up, Amarnaji. So. अब बोलिए।
वहाँ से कट कर दीजिए, सुशांत जी वहां से कट कर दीजिए आप जूम से। अब बोलिए, अब बोल सकते हैं सुशांत जी। Can you guys hear me? हाँ जी बोलिए Okay. सुशांत जी। बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक है। पहले तो मैं सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा नाम सुशांत हुआ। मैं इधर यूएस में लास्ट 15 साल से हूँ और इन 15 सालों में बेसिकली मैंने बहुत कोशिश किया कि कैसे मैं संगठन के कार्यों को एबीआर के विदेश के रूप में और एक कह सकते हैं कि आप कि समाज के लोग जो यहाँ पर हैं उनको हम जोड़ सकें। एक छोटा सा कदम हमने यहाँ पे किया है, बट मूलतः मैं थोड़ा सा अपने बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरा नाम सुशांत, मैं गांव महियामा से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण मोहन घोष है जो अभी भागलपुर में है। मेरी माता जी फ्रॉम कड़रिया बांका। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एबीआरकेएस का ये जो कदम उठाया गया है उसके लिए मैं सभी लोगों का, जिसमें जयदेव काकू, अमरिंदर जी, सौरभ जी, संगठन के सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो कदम उठाया गया है इसमें हमने देखा कि हमने 2-3 टॉपिक्स पे हमने बात करा। पहले एक हमने हेल्थ के पर बात की, इवन दो कि हमारा यहाँ पे थोड़ा लेट नाइट था, बट स्टिल आई वाज लिसनिंग, आई थिंक आई वाज फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल एंड आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग। सो जिन जिन लोगों ने पूरे अपने इसमें कमेंट्स रखे और जिन्होंने अपना सजेशन दिया, आई वाज अमेज्ड। जो चीज वहां से निकल के आ रही थी, आई कुडंट एक्सपेक्ट कि इतना मंथन हो रहा है और इसका क्या क्या परिणाम होगा आगे, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या होने वाला है। बट मैं एक अपना ये कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से ये योगदान रहेगा समाज के लिए, और मेरी हमेशा यही रही है, कोशिश यही रही है कि मैं जितना समाज के लिए कर सकूं, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर। बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाता हूं, बट लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जितना भी एक छोटे छोटे जो कदम है समाज के अंदर लिया हुआ, चाहे वो किसी की शिक्षा को प्रमोट करना हो, किसी का कोई तरह की जरूरत हो, कोशिश करते हैं कि हम जितना कर सके समाज को वापस दे सके। क्योंकि हमने सुना कुछ लोग बात करते हैं कि लोग क्या होता है कि 40 के बाद जो है लोग फिर जुड़ना शुरू करते हैं समाज के साथ, और व्हाई नॉट द यंग पीपल, दे कैन जॉइन अस एंड देन दे कैन कंट्रीब्यूट, दे कैन सी हाउ वी हैव ग्रोन इट इन द लास्ट 40 years। बट मैं वही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से ये है, मैं संगठन को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एबीआरकेएस विदेश और विदेश में रह रहे जितने भी, चाहे वो यूएस हो, यूएस इटसेल्फ इज ए बिग कंट्री, आई वुड नॉट से द कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि लोग वेस्ट कोस्ट में काफी सारे लोग हैं, हमारे ईस्ट कोस्ट में हैं, तो सब जगह है यूएस में। उसके अलावा मेरा भाई जो लंदन में भी है, उससे भी जर्मनी में है लोग, सिंगापुर में है लोग, तो ऑलमोस्ट हर जगह फैले हुए लोग हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उन सारे लोग और उनकी बातों को सुन करके ये भी कोशिश करें कि भाई कि उनके तरफ से जैसा भी सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो किसी भी तरह का, मतलब इनफैक्ट थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज उनकी तरफ से जो भी हो, वो सारा सहयोग हम कर सकें। पर इसमें 2 चीज हम कहना चाहेंगे, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट व्हाई आई वांट टू ब्रिंग इट हियर। मैं एक संगठन यहाँ पे है जो कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम बजाना ही बोलते हैं, तो उस लेवल पे मैं यहाँ पे उसका सेक्रेटरी हूँ। तो हमने जो किया है, मैं चाहता हूं कि क्योंकि उसमें जो मैंने चैलेंजेस देखे हैं, पहला कि यदि मैं फंड यहाँ पे मैं यदि एकत्रित करता हूं अपने एबीआरकेएस के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे मेंबर्स के द्वारा कि भाई हमारे फंड हम तो कर देंगे, और यहाँ पे लोग जितने भी, हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो हमेशा ही आतुर रहते हैं कि अपनी मातृभूमि के कुछ कर सके, और उनको सपोर्ट करने में कभी वो झिझक नहीं करते, चाहे वो 1 लोग और 2 लोग, हर कोई हमेशा करते हैं। बट उनका जो क्वेश्चन होता है कि भाई इज माई फंड बीइंग यूटिलाइज्ड करेक्टली, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। वो जो पूछता है भाई कि वो हम जो दे रहे हैं पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये उनका रहता है।
दूसरा ये रहता है कि क्योंकि ये फंड जो है हमारा विदेश से एकत्रित किया हुआ है और हम फंड वही ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि कंप्लायंट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, फाटका या फिर FCRA का वो कंप्लायंट है। तो एक दूसरा वो होता है हमारा चैलेंजेस कि हमारे पास फंड हो गया बट उस फंड को हम कैसे वहां भेज सकते हैं, क्योंकि वो लीगल इश्यूज भी है यहाँ पे। तीसरा होता है कि दे वांट टू सी, अभी उन्होंने फंड यदि उन्होंने दिया है उस फंड के रिजल्ट को देखना चाहते हैं कि जैसे कि हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, जैसे हमने ये कहा कि भाई साल में हम 2 बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई है वो हम अडॉप्ट करेंगे। उस सिलसिले में वो देखना चाहते हैं कि यदि हम जिस बच्चे को हम प्रमोट कर रहे हैं उस बच्चे ने कहां तक प्रगति करी है, क्या है, उसका हमको यदि मिल जाए वो कि हाँ मुझे दिखा कि हाँ इस बच्चे के लिए मैं कर रहा हूं, ये बच्चा इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब कुछ है जो कि वो अक्रॉस द लाइन आई थिंक जो हमेशा आता है वो, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस चीज को मैं आंसर कर सकते। उससे क्या होता है कि जो विदेश में बैठे लोग हैं उनका जो है संगठन प्लस उनके पैसों का जो वहां पे कह सकते हैं यूटिलाइजेशन जो है वो उसका यदि कॉन्फिडेंस उनको आता है तो दे वांट टू कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और वही हमने देखा है कि लोग को जैसे दिखता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और मुझे लगता है कि मैं जो लोग से मिल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तो कई ऐसे लोग ABRKS के लोग यहाँ पे हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है बट समहाउ वो लोग अभी समाज से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनको एक मंच पे लेके आऊं और कोशिश करूं कि ये उनको दिखे कि भाई कि हाँ समाज कहां से कहां जा चुका है और समाज आपके सहयोग की कामना भी करता है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज के भाई आप जो भी सहयोग करेंगे वो उसका सही दिशा में उसका अनुकूल रूप से उसका यूज होगा। लेकिन है कि भाई कि उनको एक कॉन्फिडेंस देना वो चीज बहुत बड़ा किया है, क्योंकि लोग को लगता है कि भाई अगर हमने पैसे दिए या हमने जो है तो कुछ आइडियाज दिए उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ सही रूप में, वो सही रूप में से कहीं पे यूज नहीं हुआ, तो वो उनका एक रहता है सबसे बड़ा हमेशा कि भाई उसको हम कैसे कर सकें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि लोगों को मिला करके और एक जैसे बहुत लोगों ने बात किया कि कॉर्पस फंड, यस आई थिंक वो होने से है कि जो हमारी जितने भी चैलेंजेस हैं आज ऑफ नाउ वहां पे उसको हम लोग कर सकें। तो मैं तो हमेशा यही कहना चाहूंगा कि ABRKS विदेश के रूप में बैठे हुए US में जितने भी लोग हैं मैं उनको कोशिश करूंगा एकत्रित करने का, और जो फंड जितना भी होगा उनको ला करके मैं कोशिश करूंगा कि अपने समाज के लिए वो कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंस अगेन आई थैंक यू ऑल कि यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस बिग डायस। आप लोग सब आई थिंक आई वुड से कि हमसे सब बड़े लोग हैं, काफी लोग अनुभवी लोग भी यहाँ पे हैं, इसलिए तो but these were suggestions from my side. I think that sitting in US, that's what I can do. और समाज के लिए मेरे तरफ से जो भी होगा मैं निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ करूं और कुछ कर सकूं ताकि लोगों का जैसे अपकमिंग जनरेशन से कुछ हेल्प हो सके। Those who are the need of the help, we can do it. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सुशांत। चलिए अब आप लीजिए। धन्यवाद। पुनः थर्ड सेशन में हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक, हम सबों के अभिभावक आदरणीय जयदेव सिन्हा जी, दिल्ली संगठन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार घोष जी सहित सम्मानित मंच, हमारे सम्मुख बैठे सभी आदरणीय, सबों को नंदन वंदन, पुनः अभिनंदन। पिछले सत्र में कुछ बातें हो रही थी रक्तदान की, जिसमें मैं कुछ कहना चाह रहा था तो कहा गया सेकेंड सत्र में। ऐसे तो रक्तदान महादान है, रक्त बिकता नहीं है, रक्त कहीं बनता नहीं है। अभी मेरे पास में लगभग 12 से 15 ग्रुप्स हैं रक्तदाता का, जिसमें लोकल ग्रुप्स भी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, लायंस क्लब इंटरनेशनल का है, ऑल इंडिया लेवल पे कई रक्तदाता ग्रुप है। हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे दिल्ली संगठन से एक पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ABKRS का एक रक्तदाता ग्रुप बनाया जाए, जिसमें प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक जिले से लोगों को जोड़ा जाए। कभी कोई पेशेंट हमारा दुमका से दिल्ली आता है तो हम ग्रुप के माध्यम से सहयोग ले सकते हैं
दुमका में, रांची में, धनबाद में किन्हीं को जरूरत होगा तो हम सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारा पेशेंट दुमका से मायागंज, भागलपुर जाता है तो हम सहयोग कर सकते हैं। पहले हम लोग रक्तदान करते थे, उसमें एक कूपन मिलता था, उस कूपन पर हम 1 यूनिट रक्तदान किए तो वो उस कूपन के आधार पर पुनः फिर 1 यूनिट रक्त ले सकते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जब हम रक्तदान ही कर दिए तो फिर रक्त उनसे ले क्यों सकते हैं। और अभी भी भारत सरकार का, राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि हम कहीं भी रक्त लेंगे तो हमें रक्त देना होगा। हमें O नेगेटिव चाहिए, O पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा सगा संबंधी कोई भी ग्रुप का अगर ब्लड बैंक में है तो हम 1 यूनिट रक्तदान करेंगे, हमें रक्त वहाँ से मिल जाएगा। कभी कभी समस्या होता है, रक्त नहीं मिलता है, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई लड़के को रखे हुए हैं, कई लोग हैं, मैसेज डालते हैं, तुरंत रक्त मिल जाता है। इस पर भी हम लोग को पहल करनी है। एक रक्तदाता ग्रुप अपने समाज का बन जाए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोगों ने पहले बात रखी थी एम्बुलेंस का। MP को, MLA को आप विश्वास में पहले लेंगे, वो आपके संगठन के नाम में जरूर एम्बुलेंस देंगे। अभी हम ले चुके हैं एम्बुलेंस और मर्चरी वैन, तो वो अपने संगठन के नाम में नहीं लिए हैं। एक तो ये ले सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर, हम माँ बाबूजी के नाम में भी 2 सिलेंडर चला रहे हैं। 5 हमारा लायंस का है, 5 रेड क्रॉस का मेरे ही पास रहता है, तो ये हम सेवा दे रहे हैं। क्यों नहीं अपने संगठन में भागलपुर में, धनबाद में, दुमका में, देवघर में राधिकायत बांधव समिति के नाम में हम 5 सिलेंडर ले लें और कोई भी डोनर्स आपको तुरंत दे देंगे, ज़्यादा कीमत नहीं पड़ता है। हम लोग भरा के रखेंगे, निःशुल्क सेवा देंगे। कहीं कोई एम्बुलेंस लेके बाहर पेशेंट को ले जाना चाहता है तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, किन्हीं के घर पे कोई पेशेंट है तो ऑक्सीजन मिलता नहीं, हम लोग सेवा देंगे। तो इस पर भी पहल करने की जरूरत है। मैं अब तक में लगभग 2005 से 55 से 60 बार से अधिक रक्तदान कर चुका हूँ। साल का पहले 3 से 4 बार करते थे। अभी ब्लड बैंक में कुछ लोगों ने मना किया कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप 2 बार कीजिए। 2 बार करने के बावजूद भी 65 थैलेसीमिया पेशेंट को हम गोद लिए हुए हैं। दुमका में 65 थैलेसीमिया पेशेंट जिन्हें प्रत्येक माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो बच्चे हैं, कि लगभग 100 ग्राम ब्लड लगता है, तो बीच बीच में 100 ग्राम दे देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोगों को भी अपने बैनर के तले रक्तदाता जागरूकता शिविर भी हम लोग को करना चाहिए बीच बीच में। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार से भी तालमेल अच्छा रहेगा। रहा सवाल इलाज के संबंध में कुछ खर्च का, अभी जो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन समिति में मेंबर बनाया गया है। कुछ पेशेंट ऐसा आता है जो गंभीर बीमारी से युक्त है, कैंसर, किडनी, तो उस संबंध में भी स्थानीय सांसद, विधायक का कुछ फंड होता है, उस पर भी हम लोग उनसे मदद लेते हैं। छोटा मोटा बीमारी में रेड क्रॉस से मदद लेते हैं। रेड क्रॉस से खुद हम ही चेक काट करके हम दे रहे हैं। डीसी के जाता है, वो अनुमोदन करते हैं। कोई 50,000, 1 लाख का डिमांड करता है तो जस्ट हाफ फिर हमारे चेक से निर्गत हो जाता है। वाइस चेयरमैन ऐसे हम देते हैं। इस पर भी हम लोग पहल करेंगे और इलाज के मद में जो भी खर्च आएगा तो आयुष्मान कार्ड है, सांसद निधि है, विधायक निधि है, रेड क्रॉस है, फिर अपना समाज है। और हम शिबुदा की बात से सहमत हैं कि सोसाइटी बना करके उसमें कुछ पैसे को रखा जाए, जो समय समय पर अति आवश्यक पड़े तो हम उसको निकालेंगे। अन्यथा कहीं से अगर मदद में या सरकारी स्तर पर हो जाता है तो पहले हम लोग प्रयास करेंगे उधर से ही हो जाए। व्यवसाय में हम भी 1985 से व्यवसाय में थे। हमारा टेलीविजन का शोरूम हुआ करता था। अपना एंटीना हमारा मैन्युफैक्चर होता था, घोष एंटीना, तभी बड़ा बड़ा एंटीना लगता था, आसनसोल कैच करता था। और वो ज़माना चला गया तो एंटीना हम लोग का बंद हो गया और लगभग 8-10 साल पहले हम व्यवसाय को भी क्लोज किए, इसलिए दूसरे मैंने प्रोफेशन में आ गए हैं, जिस वजह से अभी जैसे कोर्ट में है या बहुत सारे इसमें है। व्यवसाय के लिए अभी चर्चाएं हो रही थी फंड का। वर्तमान में अभी मैं साल भर के अंदर में 4 बड़े राइस मिल्स का चालू करवाया है अभी, जिसमें किन्हीं का 22 करोड़, किन्हीं का 32 करोड़, किन्हीं का 25 करोड़, किन्हीं का 28 करोड़ हम लोग ऋण दिलवाए हैं। इसमें सब्सिडी है 35% का फूड प्रोसेसिंग में। क्यों नहीं हम उसका लाभ लें। 1 करोड़ में अगर 35 लाख हमारा छूट गया,
ऋण माफ हो जाता है, उसका प्रोसेस है। तो हम 20 करोड़ भी लेते हैं तो सोचिए कितना हमको लाभ मिला, तो इसका भी हम लोग को लाभ लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अभी शारदा चावल, रॉकेट है, अजय आटा है, अजय मसाला है। अभी चावल, रॉकेट चावल चाइना और बांग्लादेश जा रहा है। तो अपने समाज के लोग नहीं किए हैं, मारवाड़ी समाज से लोग किए हैं, तो अपने समाज के भी लोग हिम्मत करें तो इसमें हम लोग पहल करेंगे। इसलिए कि हमें स्टेट लेवल पर बनाया गया है, FJCCI के भी मेंबर हैं और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रखा गया है। फिर 16 को हमारी बैठक है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ में। तो हम लोग फंडिंग का जो चर्चा कर रहे थे व्यवसाय के लिए, हम लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं। सरकार का बहुत सारी योजनाएं हैं, MSME का है, उसमें भी हम मेंबर हैं, तो उसका लाभ लें तो इधर की फंड की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। बशर्ते ईमानदारी से, जैसा शिबूदा ने बताया कि ईमानदारी से मेहनत करना है और लगन से बैंक का अपना साख बनाना है, तो इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज अब जैसे आज हम लोग दिल्ली की बैठक में आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो हम लोग इतने गहन चर्चा कर रहे हैं संगठन पर। तो हम लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है और संगठन पे जोर देना है। संगठन में फंडिंग की कमी आती है, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए फंड का जरूरत पड़ता है, तो इस पर हम लोग को पहल करना चाहिए। फर्स्ट में हमने बताया कि चलो गांव की ओर, तो गांव के बच्चे हम लोग तभी दिल्ली से, दुमका से, सभी जगह से उपस्थित हो चुके हैं, तो गांव की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और कैसे हम लोग आगे बढ़ें, हमारा समाज कैसे उत्थान करे, इस पर पहल करने की जरूरत है। ये बहुत ही अच्छा पहल है और हम लोग आशा करते हैं कि अब हम लोग आगे अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए, और हमारे भी समाज में प्रतिभावान की कमी नहीं है, कई सारे IAS हैं, IPS हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और हम लोग चाहेंगे कि अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ावे। इसमें जहाँ तक हम लोग का हर संभव मदद का जो भी सहयोग होगा हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं संगठन के विषय में चर्चा करने के लिए। यह अंतिम सत्र ही है शायद। संगठन राड़ी कायस्तों का संगठन जो है, चाहे जो यूनिट हो, चाहे जहाँ का जिला संगठन हो, चाहे बांका हो, भागलपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुख्यतः मैंने यही पाया है, जबकि नियमतः इसमें 14-15 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, उसमें से कई उपाध्यक्ष होते हैं, कई संयुक्त सचिव होते हैं, कई संयुक्त मंत्री होते हैं, बहुत को होते हैं, सह कोषाध्यक्ष होते हैं, सह सचिव होते हैं, सब उन्हीं एग्जीक्यूटिव मेंबरों से ही चुना जाता है। तो हमने पाया है, चूंकि मैं खुद पटना के कमेटी में करीब 25 साल तक जुड़ा रहा, 30 साल में पटना में बिताया, जिसमें 25 साल संगठन से जुड़ा रहा वहाँ, तो मैंने यही पाया कि पहले 15 दिन पर, फिर महीने दिन पर जो मीटिंग रखते थे हम लोग, तो कोरम नहीं पूरा होता था। 7 आदमी, 6 आदमी, 5 आदमी मीटिंग में जुटते थे। तो जनरली देखा गया है कि हाँ, सेंट्रल कमेटी, बिल्कुल सेंट्रल कमेटी होना ही चाहिए। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह कायस्तों की राजधानी दिल्ली हो जाए। अरे मैं एक मिनट भागलपुर भी होता है। नहीं, मेरा जयदेव दा, मेरा ये कहने का मतलब कि दिल्ली में सिर्फ सुजापुर के ही नहीं है, भागलपुर के ही नहीं है, यहाँ तो सब जगह के हैं, समझे ना। सब हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अखिल भारतीय संगठन एक होना चाहिए, सभी संगठनों का, उसको मदर संगठन कहिए चाहे फादर संगठन कहिए, जो कहिए, एक होना चाहिए। हाँ समझे ना, एक होना चाहिए। दिल्ली हो, भागलपुर हो, जहाँ नहीं, क्रियाशील जो हो, जहाँ की कमेटी ज़्यादा हो, जहाँ का संगठन में ज़्यादा जागरूकता हो, ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा ये हो,
सांगठनिक क्षमता हो, वहाँ के संगठन को जो है सो केंद्रीय बना दिया जाए। ये बना दिया जाए मतलब ना, इस पर प्रयास किया जाए, ये करने का मतलब है मेरा। हाँ, एक सेकेंड, हम संगठन के बारे में नहीं बोल सके, हमें लगा कि कल बोलना है। इसके पूर्व में मैं भागलपुर में इस बात पे चर्चा किया था मैंने कि राज्य कार्यकारिणी का तो गठन हो ही रहा है ही, जिला स्तर पे है ही, हमारा केंद्र कार्यकारिणी का गठन नहीं है। तो हमारा मंतव्य है, हमारा सुझाव है कि केंद्र कार्यकारिणी का गठन हो, जिसमें पूरे राज्य और जिला के सदस्य मिलकर इसको चुन ले, जिसमें प्रत्येक राज्य से कुछ कुछ सदस्य कार्यकारिणी समिति में रखा जाए और केंद्र कार्यकारिणी में जो अध्यक्ष सचिव संरक्षक रहे, तो इससे बल मिलेगा और केंद्र कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए। इस बात को मैंने पहले भागलपुर में भी रख चुका हूँ। धन्यवाद। तो मैं एक जानकारी इस मंच से देना चाहूँगा, क्योंकि इस मंच पे यहाँ भी सुधीजन बैठे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से सब लोग सुन पा रहे हैं। तो अखिल भारतीय राढ़ीकाय संगठन दिल्ली इस मामले में बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यपूर्ण मानता है कि इस संगठन में जो लोग जुड़े, एक बार अगर जुड़ गए संगठन से तो फिर कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा। संगठन में जुड़े और जुड़ते ही चले गए। किसी भी व्यक्ति का कभी यह नहीं, कार्यकारिणी में दिल्ली में एक और बाकी संगठन की बजाय मैंने अंतर यह देखा है कि दिल्ली के संगठन में गति है। हमारे यहाँ हर 2 साल पर कार्यकारिणी में बदलाव है। बदलाव है वो क्यों है? वो इसलिए है कि एक नए विचार का आगमन होता है, नए तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और फिर 2 साल के बाद एक नई कार्यकारिणी आती है, नए विचारों का प्रवाह होता है। लेकिन जो लोग साथ चल रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरी कार्यकारिणी में रहे थे या आगे नई कार्यकारिणी में आते हैं, फाउंडर मेंबर्स शुरू में हमारे बहुत सारे पुराने सदस्य हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ पर छोटा या बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो या किसी के घर में कोई सुख या दुख की चर्चा हो, एकजुटता से खड़े रहते हैं, एकजुटता से आगे आते हैं, मिल बैठकर काम करते हैं और यही एक मजबूती है और यही एक गति है जिसमें अनुभव और ऊर्जा का समागम बराबर रूप से रहता है और ये आगे चलता है। और यही एक वजह है जिसमें कि आप शायद मुझे भी यहाँ आज अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। 2015-17 में मैं महासचिव की हैसियत से काम कर रहा था, उसके पहले सदस्य 2007 में मैं बना और उस समय से मैंने देखा है जितने भी लोग जुड़े। आज हमारे प्रशांत कुमार दास जी पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी इस समिति में वो खुद जुड़े हुए हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। आशीष सिन्हा जी हैं, कार्यकारिणी में नहीं है, निहार रंजन जी हैं, गुडन्ना हैं, आशीष घोष बबलू जी हैं। पूरी तरीके से जागृत, पूरी तरीके से समर्पित और किसी भी कार्य के लिए हमेशा तैयार और विचार के साथ खड़े होते हैं। ये एक शक्ति है ABRKS दिल्ली की और मैं नमन करता हूं कि भारत की राजधानी में हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं तो इसके पीछे हमारे हर एक सदस्य का बहुत बड़ा योगदान है और उनके मनोबल और समर्थन से ही यहाँ पर हर कार्यक्रम हम कर पाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय जयदेवदा ABRK के अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन विभिन्न जिला स्तरीय अध्यक्ष, अंतिम सत्र में आज हम लोग सभी बैठे हुए एक विषय वस्तु, एक विषय पर, और वो है संगठन, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार, स्वास्थ्य, उन सारी विषयों पर विस्तार से आज यहाँ पर चर्चा हुआ, सबों का विचार आया और फिर इस जो हमारा मंथन हुआ है, इसे निश्चित रूप से एक
अमृत निकल करके आएगा और हमारे समाज को इसका बहुत बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम के अनुसार चिंतन जब हो रही थी तो कुछ बातें सामने आई, जैसे निहाल जी ने दो एक सवाल उठाया कि गांव की ओर हमें चलना है, ये बहुत जरूरी है, गांव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। आप जैसा जानते हैं कि हमने शताब्दी वर्ष समारोह के दरमियान भागलपुर में हमने 32 गांव का दौरा किया। 32 गांव में जाकर के हम लोगों ने दुर्गा स्थान में हमारा जो बैनर था उस बैनर को हमने लगाया। मुझे अफसोस इस बात की हो रही है कि जब हम लोग गांव की ओर गए, देखा दुर्गा स्थान पर गए, तो समाज के लोगों को भी चाहिए था थोड़ा कि वहां पर हम लोगों को आकर के हम लोग साथ बैठें, बातचीत करें। विडंबना यह है कि आज गांव में कोई है नहीं, सभी बाहर शहरी क्षेत्र में है या फिर बाहर है गांव से। कई घरों में गांव में ताला लगा हुआ है घरों में। हाँ, ये बात सही है कि एक समय ऐसा आता है जब गांव में भीड़ होती है हमारे समाज की, हमारे राड़ी मंडप समितियों की, राड़ी कास्टों की, और वो है हमारा दुर्गा पूजा। जैसे हमारा एक गांव डुमराना है जहां पर हमारा माघी काली होती है, उस समय हमारे गांव माघी डुमरामा में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, आते हैं। और उस समय चूंकि हमें डुमरामा भी जाना था और जाकर के हम लोगों ने वहां पर लोगों से मिला और बातचीत करके हमारे उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे सबसे मैं उसे अपने समिति का हनुमान कहता हूँ, वो हमारा अनंत बैठा हुआ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। वो इतना मेहनती लड़का है कि वो हर एक गांव में जाता है और जा करके लोगों से मिलता है। अभी फिलहाल सर आप लोगों को मैं बताऊं कि एक सिंगनान गांव है, सिंगनान गांव में एक छोटा बच्चा ब्लाइंड है, जन्म से अंधा है, पांव से चल नहीं पाता है, न उसको माता है न पिता है, एक बूढ़ी नानी है, वो भी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। उस बच्चे को खाने की समस्या है, कैसे क्या होगा, वो कैसे खाएगा, कैसे पहनेगा, क्या करेगा, कहना मुश्किल है। हमारे अनंत जी गए थे उस गांव में और वहां जा करके उस बच्चे के लिए कपड़ा लत्ता खाने पीने का सामान 1 महीने का उसने करके उस बच्चे को दिया। और अभी हम लोगों ने बैठक भी आने के पहले हमने किया था, उस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय भी लिया है कि उस बच्चे के लिए हम लोग कुछ करेंगे, खाने का सामान या जैसे भी हो कुछ महीना उस पर जाकर के हम लोग बांध देंगे, जिससे कि या फिर राशन कार्ड वगैरह की कोई एक व्यवस्था कर देंगे जिससे उसका खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन प्रश्न उठता है कि मान लीजिए अगर हम कर भी देंगे तो कितना दिन तक ये हो सकता है। उसके लिए जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे तब तक तो वो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ कोई है नहीं। तो साथी यही सब हमारा ये सब इशू है। शिक्षा के क्षेत्र में सबने चर्चाएं की, बातचीत हुई। अब विषय है हमारा कि ये सब कैसे होगा। तो ये सब होने के लिए जब तक कि हमारा एक संघीय ढांचा नहीं होगा तब तक हम लोग आगे का कार्यवाही करने में बहुत परेशानी का सबब होगा, परेशानी की होगी, दिक्कत होगी। और उस संघीय ढांचा में मेरा अपना विचार, चूंकि आप जानते हैं सभी कि अब सारा जिला कार्यरत है और एक्टिव है। भागलपुर है, आपका दुमका है, कटिहार है, पूर्णिया है, सहरसा है, इधर आपका चले आइए दूर में पूना है, आपका चले आइए बेंगलोर है। सब जगह अब हमारे समाज के हमारे समाज के लोग एक्टिव हो चुके हैं और सभी लोग कार्यरत हैं। जैसा कि अभी चर्चाएं हो रही थी कि जाकर के कोरम नहीं पूरता है, जैसे मीटिंग नहीं होती, ये हो सकता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कार्यक्रम अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या मैं शताब्दी समारोह इस तरह से कर पाता? संभव था कि हम शताब्दी समारोह उस तरह से कर पाते? आप लोग तो साक्षी हैं, आप लोगों ने देखा है हमारा शताब्दी समारोह। तो सभी लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं भी आप लोगों से मेरा बस एक ही चीज करना है कि एक संघीय ढांचा हो और संघीय ढांचा में प्रत्येक जिला से 2 व्यक्तियों को लेकर के आप बनाइए और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, तभी हम लोग
और मैंने सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने अपना विचार रखा है, इसके लिए मैं जाकर के इसकी मैं मांग भी करता हूँ। दूसरा सब एक अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे हम जाकर के थोड़ा सा हट करके चर्चा करना, सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं कि अभी बिहार में जाकर के आपका कास्ट सेंसस शुरू होने जा रहा है। तो ये कास्ट सेंसस में ये मैं यहाँ पर ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि हमारा ये शिखर सम्मेलन क्या रिजॉल्व कर सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने जो ये कास्ट सेंसस होगा उसमें हम अपना क्या दें, राड़ी कास्ट दें, बंगाली राड़ी कास्ट दें या सिर्फ कास्ट दें, क्योंकि आरके करके हमारा उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ कास्ट लिखा हुआ है या फिर बंगाली कास्ट लिखा हुआ है, बंगाली कास्ट लिखा हुआ। ये मैं आप लोगों से चर्चा का मैंने इसको मैं एक उठाना चाहता हूँ, उठाया हूँ मैंने। इस पर आप लोग विचार करें या मंथन के शिविर में इस पर विचार विमर्श करें। ओके सर। यस सर, यस, ओके, थैंक यू सर। ओके, सभी को मेरा प्रणाम। संगठन के प्रति हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कटिहार जिला में जितना बनता है गरीब सबको मदद करते हैं हर एक चीज के लिए। विवाह में हो, अभी चांदपुर में हुआ था, वहां भी हम लोग गए थे, हम रविदा 5-6 आदमी, लेकिन उस तरह से हम लोग को गांव वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी अपने आरके समाज के हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं उनके मन में क्या भावना है। और प्रत्येक मीटिंग में जैसे बताएं भैया अभी मात्र 2 से 3 या 4 आदमी हम लोग मीटिंग में आते हैं, उसके बाद वो लोग आते भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन उठाने वाले बहुत मिलते हैं, अपने मन से कर रहे हैं। इस सब के हम लोग को भी कभी कभी बहुत दुख हो जाता है कि हम लोग इतने आगे बढ़ चढ़ के करने के बाद भी अगर 2 शब्द कोई बोले, ये अच्छी बात नहीं है। इसके प्रति हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी दिलीप का बोले इसके लिए इसमें हम समर्थन करते हैं। उसी तरह से संगठन को पहल किया जाए ताकि जिला में भी इसी तरह से जैसे दिल्ली में सारे लोग मेहनत से इतना आगे बढ़ा, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के कुछ मेंबर हमारे कटिहार जिला में आए और एक मीटिंग करके जो भी मेंबर हैं उनको सारे चीज को सुझाव दिया जाए। ये अंत में नमस्कार। जैसे मैंने सुना संगठन, मुझे बहुत ही खुशी हुई। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, संगठन और लेखन और स्वास्थ्य, ये ग्रेजुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। संगठन, मैं क्लास 8 से संगठन करता हूँ, सिंस मैं बंगाल में पला हूँ। तो आप लोग जानते हैं बंगाल इंडियन बाजी के लिए फेमस है। तो मैं क्लास 8 से पिताजी से मार भी खाता था, और मैं क्लास 8 से SFI DF एंड फिर कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी में ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी, डिफरेंट लेवल में आज मैं 3-4 संगठन से जुड़ा हूँ। इसलिए मुझे बहुत ही संगठन का जो महत्व है मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अगर आप संगठित नहीं होंगे कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं होगा। कोई भी काम सब आप घर में देखिए, समाज में देखिए, ऑफिस में देखिए, कहीं भी देखिए, आपको पल पल महसूस होगा कि अगर हम संगठित नहीं हुए तो फिर वो मुश्किल। घर में ही देखिए, मियाँ बीवी अगर संगठित नहीं हुए वो प्रॉब्लम, समाज में प्रॉब्लम, सोसाइटी का जो कमिटी होता है उसमें प्रॉब्लम, ऑफिस में अगर आप संगठित नहीं हुए मैनेजमेंट आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये संगठन बहुत ही जरूरी है। संगठन का मतलब हुआ क्या? एकता। संगठन शक्ति का स्वरूप है। अगर आप संगठन में पारदर्शिता लाएंगे वो संगठन कभी भी विफल नहीं होगा। लाना है हमें पारदर्शिता, एक SOP बनाना है और सबको लेकर चलने की है। इसमें कोई ये नहीं कि संगठन का जो चीफ है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वही ऑल इन ऑल है। संगठन का हर मेंबर ऑल इन ऑल है। ये टीम वर्क है। किसी एक आदमी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से संगठन नहीं चल सकता है जब तक आप टीम वर्क रहे। मैं जैसे ही ये राड़ी कास्ट समिति का जो एक हमारा ग्रुप बना है, मैं देखा भागलपुर का पहला जब हुआ उसमें भी संगठन का काम आया। उस विपत्ति में, साइक्लोन की विपत्ति में दूसरे दिन किस प्रकार संगठित होकर सभी ने अपनी मेहनत से उसको स्वरूप दिया। और
इस दिल्ली वाले संग्रह में मैं देख रहा हूँ 2 महीने से सभी को एडवर्टाइज के रूप में, सभी को हौसला बढ़ाने के रूप में सभी कूद गए, यहाँ तक बच्चे तक भी। और उस समय मैं देखा कलम का, लेखनी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये संगठन का ही तो फल है जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और विभिन्न विचार व्यक्त कर रहे हैं। अगर संगठन में पारदर्शिता नहीं रहेगी, टॉप बॉसिज्म रहेगा, तो संगठन कभी सफल नहीं होगा। आप जो भी यहाँ पर निर्णय लेंगे संगठन के रूप में वो सफल होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। फंडिंग के रूप में हो, शिक्षा या रोजगार, कोई भी सब्जेक्ट पर आप संगठन के रूप में अगर विचार विमर्श करेंगे तो वो सफल होगा। मेरा भी इन लोगों के साथ एक ही मत है कि एक सेंट्रल कमेटी बनाया जाए और हर जिले से, हर जगह से एक कोर कमेटी बनाया जाए और उस कोर कमेटी में हर जिले का, हर वहां का 2 सदस्य या 3 सदस्य को उनको जोड़ा जाए और उस कोर कमेटी में जो भी डिस्कशन होगा वो अपने अपने भागों, अपने अपने राज्यों में, जिलों में वो बता दिया जाएगा। क्योंकि एक ही कमेटी, एक ही ग्रुप है, उसमें सुबह से हर तरह का पोस्टिंग होता है, पोस्ट होता है, उसमें वो फिर कमजोर हो जाता है। आप एक कोर कमेटी बनाइए और उसमें सारे 2-3 मेंबर को ला करके एक डिसीजन लीजिए, फिर अपने अपने राज्यों को बताइए, अपने अपने जिलों को बताइए, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोर कमेटी विल टेक ऑल डिसीजन। तो इस प्रकार अगर हम संगठन रूप से करें तो कोई भी ताकत नहीं हमें रोक नहीं पाएगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, धन्यवाद। मीटिंग में 6 आदमी का सिग्नेचर है, पूरा हुआ जी। तो अभी जो ये सत्र था जिस पर हम लोग चर्चा इस विषय पे करना चाह रहे थे कि संगठन हमारा जो है यहाँ पर अलग अलग जगह पे, जिसमें बेंगलोर है, पूना है, भागलपुर है, दुमका है, यहाँ पर हमारे पास कटिहार का संगठन है, हमारे पास कोलकाता से लोग हैं और बहुत अलग अलग जगह से संगठन के एक्टिविटी चल रही है और हर एक्टिविटी का लक्ष्य एक ही रखा गया है, हम सब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर संगठन यही चाहता है समाज के लिए कुछ करे। कोई आज 2 कदम चल पाया है, कोई 5 कदम चल गया, कोई 1 कदम चला है। इच्छा सबकी वही है और सबका लक्ष्य एक है, समाज के लिए कुछ करना, कुछ बेहतर करना। और इसी लक्ष्य के लिए एक सपना आया कि विजन 2050 में हमारा समाज कैसा हो और आज हम क्या क्या करें। तो हमने अलग अलग सत्रों में जब चर्चा करी तो उससे कुछ आउटकम निकल के आए। ये अभी थोड़े दिनों में पब्लिश भी किए जाएंगे, कल हम इसकी और आगे चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षा के क्रम में निकल के आया कि एक राढ़ी विद्या केंद्र बने, ई केंद्र हो, जिसमें कि अलग अलग माध्यम से हम लोगों को मेंटर कर पाएं। उसके अलावा एक हैंड होल्डिंग की बात हुई कि कितने वर्ष के बच्चों को, उसमें विचार आया कि उन्होंने कहा कि नहीं 5वीं चौथी क्लास 5वीं क्लास के बच्चों को लेंगे, कहीं पे विचार आया नहीं 8वीं के बाद लेंगे। तो ये जो विचार अलग अलग आते हैं, इन विचारों को ही मिलाकर एक हम निष्कर्ष निकालते हैं और किसी अच्छे आउटकम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की डेट में हम देखते हैं बदलाव हर जगह आया है। चाहे आप भारत में ओवरऑल देखें तो जो सनातन का एक उद्भव हुआ है पिछले 14 सालों में, वो एक अलग प्रारूप है। अभी ये जो महाकुंभ हुआ उसमें हमने देखा ये चीज। इसी तरीके से अगर हम देखें भारत में समय समय पर शिक्षा नीति में बदलाव हुए। अभी NEP 2020 आ गया 2020 और इसमें एक बड़ी बात कही गई कि आप बच्चों को, जो हमारा K-12 का सिस्टम था, नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई का, उसको बदल दिया गया। अभी NEP बात करता है कि हम फाउंडेशन कहेंगे, जो हमारी प्री नर्सरी से 2nd तक के बच्चे होंगे, यानी प्री नर्सरी को फॉर्मल एजुकेशन में डाला गया। तो कहीं ना कहीं, और ये जब बनाया गया NEP, तो इसका अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों से इनपुट लिया गया। हमारे अपने देश के 1 लाख से ज़्यादा शिक्षाविद का इनपुट लिया गया और समाज के अलग अलग तबके से सर्वे कराया गया। और निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारी पढ़ाई है
हमारा जो अभी तक जो सिस्टम चल रहा था कि हम शिक्षक आएंगे, कुछ पढ़ाएंगे और उसका एक सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, बच्चे को एग्ज़ाम दिया जाएगा, एग्ज़ाम बच्चा कंप्लीट करेगा, स्कोर करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। उसको चेंज कर दिया गया। अब कहा गया कि नहीं, सिर्फ बच्चों के आप एक सेंस को फोकस कर रहे हैं, उसके आईक्यू को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके पास अदर सेंसरी ऑर्गेन्स है और हर बच्चा यूनिक है, उसके अंदर कुछ कर पाने की क्षमता है, उसको आइडेंटिफाई कर पाना और उसको सही डायरेक्शन दे देना। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा कोई खेल के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में दुनिया में बहुत अच्छा कर रहा है और रोजगार हर तरह के खुल गए हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या अन्य कई क्षेत्र हैं जो पहले थे ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आज की डेट में सॉफ्टवेयर इतना बूम पर है और हम लोग देख पा रहे कई सारे नई चीज़ें खुल गई जो पहले उपलब्धि नहीं थी, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी। तो ये जो बदलाव आया इसको समझा गया कि ये बदलाव कहाँ आया है, हमें बचपन से ही एक मोल्डिंग सही कर देनी है। और अब इस बात पे भी जोर दिया गया NEP 2020 में कि हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन नहीं, वैल्यू सिस्टम भी देना है, हमें उनको वैल्यूज़ भी बतानी है, हमें सोशल वैल्यूज़ भी पढ़ानी है और उनको प्रैक्टिकल अप्रोच, आउटकम क्या बने। तो अभी पढ़ाई में ये चीज़ें डालने का मकसद क्या था कि एक जो जनरेशन इस पढ़ाई के दौरान निकलेगा वो कुछ नया होगा, वो कुछ अलग तरीके का होगा। उसको पढ़ाएगा कौन? तो शिक्षक की भी जो पहले रेगुलर BEd हुआ करता था उसमें बदलाव हो गया, अब उसका नाम बदल गया, अब वो TEP के तरह आएगा, टीचर्स इवोल्यूशन प्रोग्राम, उसकी तरह लोगों को BEd भी इंटीग्रेटेड BEd कराया जा रहा है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं, करने के बाद आउटकम क्या चाहिए, आप सक्षम बन सकें, आप कुछ भी ऐसा जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप अपना एंड टू एंड उसका पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट कर सकें। तो अब प्रैक्टिकल बेस पढ़ाई पर जोर दिया गया। तो हम अपने समाज में जब बात कर रहे हैं आज विज़न 2050 की, मतलब 2050 का मतलब है 25 वर्ष, 25 वर्ष का मतलब है हमने कम से कम 10 पीढ़ियां ऐसी निकाल दी। जो चौथी 5वीं क्लास से अभी बच्चा है वैसी 5 से 6 बैच निकल जाएगा 2050 तक अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके या कॉलेज में जाके। तो वो जो 10 बैच हम तैयार कर देंगे 2025 तक, और पीछे से जो बच्चे जा रहे हैं अगर इनकी हैंड होल्डिंग सही हो गई और उनको हमने सही चीज़ें ट्रांसप्लांट मेंटरिंग कर दी, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को संसाधन की कमी है, पढ़ने में पैसे की दिक्कत है, उसको वही मदद चाहिए। सब कुछ है, पैसा बहुत है, बहुत संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उसको फिर भी गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए, उसको सोशल वैल्यूज़ चाहिए, उसको संस्कार चाहिए, उसको चाहिए कि समाज, पहले संयुक्त परिवार जब होता था, छोटे गाँव में हमारा समाज रहता था, हम भी तो वहीं से निकल कर आए, गाँवों से निकल कर आज बहुत फैल गए शहरों में। वो जो संयुक्त परिवार की वैल्यू थी, वो वैल्यू हम आज दूसरे तरीके से, जैसे हम क्या हो रहा है, पहले खान पान अच्छा था, हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, अब नहीं है तो हम उसके लिए सप्लीमेंट्री दवाइयाँ ले रहे हैं, कैप्सूल लेके खा रहे हैं विटामिन्स की, और उससे हम अपनी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो आज शिक्षा में भी वही हो गया। पहले संयुक्त परिवार था, दादी नानी कहानियाँ सुना दिया करती थी, सोशल वैल्यूज़ बच्चे घर में और समाज में सीख जाते थे। अब सब बाहर निकल आए, सब वो यूनिट फैमिली हो गई, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगे, तो समाज में वो जो वैल्यू का जो इनपुट था वो जाना बंद हो गया। अब वो चीज़ें कैसे दी जा रही हैं, अब वो एक कोर्स के तरह दी जा रही हैं कि वैल्यू एडुकेशन एक कोर्स बना दिया गया। ये पहले नेचुरल प्रोसेस था। तो हम अपने समाज में जो हमारे बच्चे अब ग्रो कर रहे हैं, एक तो उनको प्रोफेशनली वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए फैसिलिटेट कर देना, और दूसरा कि उनको वैल्यू सिस्टम दे देना। ये हमारी आज की जिम्मेदारी है जिससे कि हम नया समाज बना सकें। और ये करने के लिए हम किसी एक क्षेत्र विशेष में, संगठन विशेष में कार्य करें तो उसका परिणाम वो नहीं निकलेगा जो हमें 2050 में देखना चाहते हैं। उसके लिए संगठन को भी संगठित होकर एकत्रित हो जाना चाहिए। हम हर संगठन के प्रतिनिधि जुड़ करके एक संगठन के ऊपर उठ करके संगठन हो जिसमें कार्य हो और हम वो चीज़ें दे पाएँ, ये बहुत ज़रूरत है आज की। दूसरा एक सेशन जो हमने मिस कर दिया जिस पर हम कल बात करेंगे, परिवार प्रबोधन और वैल्यू सिस्टम, कल्चर, हमारी संस्कृति, परंपरा, ये बहुत ज़रूरत है आज की, और हम ही हैं जो हम अपने बच्चों को ये दे पाएंगे।
कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब क्या, अब बच्चे कहाँ मानते हैं। आज की डेट में क्या है, बच्चे आपके कहने से शायद बाहर अगर रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप बोलें कि मेन्यू पकड़ा के ऑर्डर कर लो, तो आपके पसंद का वो खाना भी नहीं खाएंगे, खाना सबके अपनी पसंद का होगा। जब बच्चे आज खाना भी आपकी पसंद का नहीं खा सकते, तो आपकी बातों में कितनी अंदर तक वो आएंगे डिसीज़न लेने में, ये एक बात है। तो क्या हम आज से अगर हम एक कल्चर बिल्डिंग शुरू कर दें, आज हम एक बीज बोना शुरू करें, ऑब्वियसली ये उन बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते जो आज एडल्ट हैं, 18-20 साल के हैं, लेकिन अगर जो बच्चे 10 साल की उम्र के हैं, उनको अभी से आप थोड़ा थोड़ा कुछ सही चीज़ें प्लांट करना शुरू करेंगे, तो उनकी थॉट लाइन चेंज हो जाएगी, और उसके बाद जो जनरेशन आने शुरू होंगे वो फिर वो जनरेशन होंगे जो अपने माता पिता की उसी लेवल से सुनते भी थे और मानते। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, आज भी बच्चे मानते हैं। हमारे घरों में बच्चे, हमारे समाज में फिर भी बहुत सारी संस्कृति और संस्कार बहुत संरक्षित हैं जो हम बाहर के समाजों में नहीं देखते हैं। कई समाज बिखराव के दौर पे है, लेकिन वो हमारे यहाँ कल्चर फिर भी बहुत बेहतर है उनके कंपैरिजन में। लेकिन जो होना चाहिए था, जो रहना चाहिए था, शायद हम वहाँ से थोड़ा सा डिरूट हो गए। और ऐसा नहीं कि हमने कुछ उसमें इंटेंशनली किया, ये इस वजह से हुआ कि माँ बाप भी बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है, यूनिक फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है नहीं, पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हैं, तो इसका नुकसान हुआ। बच्चे कहीं पे या तो हम बाहर जाकर के क्रेच में दे रहे हैं, या फिर बच्चे काम वाली घर में लगा दी है, उनके भरोसे पल रहे हैं, तो उससे जो कल्चर जाना चाहिए था वो मिस हो रहा है। कनेक्ट माँ बाप का जो है वो कहीं कम हो गया है। उस चीज़ को वापस से थोड़ा बिल्ड कर पाएँ। आज देश के बाहर जो हमारी अपनी फैमिली रहती है, जब उसकी स्कूल में पीटीएम होता है तो पेरेंट्स एक ही चीज़ कहते हैं, टीचर, कि बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं। वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को क्या दें और कैसे सेपअप कर दें अभी से एज अ समाज, क्योंकि हो सकता है कि आज भी पेरेंट्स यूनिकली वो काम करने में थोड़ा बहुत चाहते सब हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो हम संगठन के रूप में अगर हम मेंटरशिप प्रोग्राम चला दें, हम एक वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चला दें ई माध्यम से, जो अभी हम राड़ी गुरुकुल की बात कर रहे हैं या ई पाठशाला की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से अलग अलग तरीके से। और सीनियर बच्चे जो हैं उनको प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिल जाए, जिनको सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट पढ़ाएं, जिसको स्किल पढ़ना है स्किल पढ़ाएं, जिनको, और वैल्यूज साथ में चलती रहे पूरे टाइम। तो ये करना समाज की जरूरत है, संगठन या व्यक्तिगत किसी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए समाज के लिए सबको एकत्रित होना चाहिए। अच्छा ये लगा कि आज इस मंच पर बैठे हुए सभी संगठन के प्रतिनिधि इस बात को अग्री करते हैं कि एक संगठन के ऊपर उठ करके एक संगठन की जरूरत है, हर जगह के प्रतिनिधि हों, प्रारूप कैसा हो, कैसे वो कार्य करे, ये चर्चा का विषय है, ये आगे किया जा सकता है, बट इसकी जरूरत है और ये होना चाहिए, इस पर सबका एग्रीमेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आगे मिल बैठकर ये तय कर लेंगे कि इसका प्रारूप कैसे बनाया जाए, कौन बनाए, क्या करें, लेकिन ये बन जाए इसकी ज़रूरत है और इस पर सबकी सहमति बराबर है। और मैं इस बात के लिए आज इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्ति को इस बात की बधाई देता हूं कि एटलीस्ट सभी संगठन के ऊपर उठकर एक संगठन की कल्पना की गई और इसको प्रारूप दे दिया गया है। अब इसको कैसे आगे बनाया जाए, इसकी रूपरेखा, कार्यप्रणाली क्या हो, कौन इसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे ये आगे बढ़े, ये चर्चा का विषय होगा। ये चर्चा प्रतिनिधि आपस में बैठ के कर लेंगे और इसको हम लेकर आगे चलेंगे। इसको सभी लोगों की तरफ से सहमति मिली, इस बात के लिए सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने जो है सवेरे से सारे सेशन को अच्छी तरह से सुना और इस खास करके इस सेशन की ये 3 तो उपलब्धि हमारी थी ही। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो रही है कि संगठन अपने आप में संगठित हो रहा है और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की तरफ जो है एक कदम, ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि हम इस आज के सेशन को मानते हैं। इसके लिए आप लोगों सबों को साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऑनलाइन के माध्यम से ये हुई थी और उस समय भी सारे संगठन के लोग जुड़े थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसको पॉइंट को ऐड करने के लिए। जी मेरे को याद है। ये 18 वर्षों की ये यात्रा, विचारों की यह गाथा आज हम सबके हृदय में एक नई ऊर्जा जगाती है। आओ मिलकर ये संकल्प लें, संस्कारों की इस विरासत को संजोएंगे, एकता के इस दीप को प्रज्वलित रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को इस गौरवशाली नाम से परिचित कराएंगे। आप सभी के सहयोग और प्रेम से हमारा संगठन सदा उन्नति पथ पर अग्रसर हो, यही हमारी कामना है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ निहार रंजन जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हर संवाद विचार से बनता है और हर विचार से समाज जुड़ जाता है और बदलाव की राह ले लेता है। आज सुबह से शाम तक हम सभी रहे भूलकर सारे अवसाद और यहाँ उपस्थित रहने तथा अपने अनमोल समय देने के लिए हम देते हैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब आज का समापन सत्र की ओर और धन्यवाद ज्ञापन का समय। धन्यवाद ज्ञापन किसे दे, ये बारंबार ये लाइन जरूर दोहराते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुझको या तेरे गिरिवन को नमन करूं मैं। यहाँ का नदी, यहाँ का गिरी, यहाँ का वन सब प्रशंसनीय, सम नमनीय। इसलिए मंच पर बैठे हुए जो यहाँ पर हैं, जो सब बाहर से आए हैं, जो यहाँ आज इस प्रशाल में हैं, जो कल आएंगे, सब नमनीय, सब वंदनीय, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब हम पिछले कुछ दिनों से जाते हैं तो आदरणीय रूपा दी, मधु जी, सूर्यविदास, नवीन जी, प्रिसा, अर्चिशा, शौज, दिविशा, दीति, सर्वज्ञ, काकुल, कितने आदमी को देखते हैं, कितने बच्चों को, कितने बड़ों को देखते हैं कि अनवरत ये कोशिश और पीछे का सपोर्ट सिस्टम में हम अपने पूरे कार्यकारिणी को और सबके पीछे आदरणीय जयदेव दा को तो सबका वंदन करते हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भागलपुर से आए आज हमारे प्रतिनिधि के रूप में एक कहा जाता है कि सूरज के तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। तो आज जो ये हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गया, पता नहीं, दूर दूर से आए हैं, जगह जगह से आए हैं, इतनी गर्मी के बावजूद आए हैं, तो हम लोगों को सूरज बन के निकलना है। इसलिए ये तपिश को हम लोगों को बर्दाश्त करना होगा या आत्मसात करना होगा। बर्दाश्त तो नहीं, आत्मसात करना होगा। आज बहुत सारी बातें हुई और बातों के मंथन में आदरणीय जयदेव दा को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मंथन जब होता है तो अमृत निकलता है। और मैथिली श्रृंगगुप्त के अपने पुराने जो हम लोग के महाअधिवेशन में हमारा वाक्य था, उनसे आज की शुरुआत और उससे होते हुए सबों ने अपनी अपनी बात की कई और सुंदर सुंदर ये शब्द निकल के आया, सुंदर सुंदर विचारों का जो समागम हुआ। हम किसको एक को तो धन्यवाद दे ही नहीं सकते हैं। और उस समय सब लोगों ने, दिलीप घोष जी जो अध्यक्ष हैं भागलपुर, उन्होंने एक सामूहिक विवाह की बात, एक नई बात सामने आई, एम्बुलेंस वाहन, इस सब की बात भी निकल के आए और ज़रूरत भी है। एम्बुलेंस की बात हमने उससे प्रणब से पहले भी की थी, छोटे स्तर पे। आजकल तो ई रिक्शा पे भी एम्बुलेंस है, कहने का मतलब ज़रूरत में। अच्छी बात हुई, शिक्षाविदों का सहयोग लेने के लिए, बाटुल्दा का सहयोग के लिए कटिहार से आए हुए हमारे शंभू सिन्हा जी ने इस बात को
ये कहा निर्मल घोष जी के पास तो अद्भुत अद्भुत अनेक तरह की बहुत सारी जानकारी, उनका सोच, उनका संगठन के प्रति सील वाले बात को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से तकनीकी व्यवहारिक शिक्षा की बात की। उसी तरह प्रशांत सिन्हा जी जो पटना से आए, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल वे का आज एक बात उठाया। संतोष दत्ता जो सहरसा से आए, उन्होंने बात की गांव में जाने के, गांव में जुड़ने के, गांव में रहने के, स्वरोजगार की, और फिर इस तरह का सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हेल्थ की तरफ बढ़े। और दुर्गेश जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और कितना अद्भुत काम कर रहा है उसका तो हमारा शिक्षा पर बात और हेल्थ पर भी जो बात हुई, जो उसका स्लाइड बनाया गया, उसके पीछे का नवीन का, श्रेया का जो बहुत ज़्यादा दिनों से जो मेहनत रहा है वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, वर्णनातीत है। और उसमें ये सबसे बड़ी बात है, उस समय शिक्षा के हेल्थ के क्रम में एक बात आई कि बहुत लोग आते हैं, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह, जैसे दिलीप दा ने बताया था कि भागलपुर में जो दुमका में है, दुमका में मनोज घोष जी ने पहले सत्र में इस तरह का बहुत सारे बात अपने बारे में बताई कि दुमका में हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, तो हेल्थ में भी इसी तरह की बात आई। तो मेन जब दिल्ली में आते हैं तो लोगों के पास बड़े बड़े अस्पताल में खर्च करने के लिए न पैसा होता है, न साधन, न उतना वक्त होता है। उस समय अगर यहाँ पर एक बात उठी है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर अगर हम लोग डॉक्टर के दिखाने तक, खासकर से क्रिटिकल डिजीज के समय में वो कम पैसे में सरकारी अस्पतालों में सुविधा की बात है, तो ये सोच करके भी उस आदमी के प्रति हमारा सर झुक जाता है जो इस पे सोचता है कि इतना करने के लिए और खुशी से करने के लिए। धन्यवाद नवीन जी। और उसी तरह आज उस सत्र में अंकित रोशन वहाँ से आए जो ब्लड डोनेशन का, और मनोज जी अभी भी हैं ब्लड डोनेशन के बारे में, और उस समय कई बच्चों की डिजीज़ के बारे में अंकित ने बात की। इस तरह उस समय संजय जी, खास करके प्रदीप सिन्हा जी ने बड़ा अच्छा उस समय उदाहरण देके कि है बीमार क्यों पड़े, मैंने हर लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद हम लोग शिक्षा पर जब आए तो 3-4 सुंदर सुंदर बातें का आउटलाइन जो दुर्गेश ने अपने शुरुआती दौर में ही बताया, उसमें ई प्लेटफॉर्म वाली बात, एजुकेशन और मेंटरशिप, इस तरह का बहुत सारी बात उस समय निकल के आए। प्रोफेसर दिलीप घोष राजकोट से आए। साधारण बात आप मत समझिए इस सत्र को, ये जो हमारा शिखर सम्मेलन जो 18वां साल का, ये शताब्दी के बाद जो अमृत काल का हम लोगों ने 1 साल समय रखा है, साधारण बात है कि एक इतना एज का आदमी, इस प्रोफाइल का आदमी अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए उद्यत होके शिद्दत से यहाँ आता है और अपनी बात कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समय अनमीश जी ने अपनी बात रखी, प्रदीप दा ने बात रखी, धनबाद से आए राकेश जी ने बात रखी, अमरजीत जी ने बात रखी, चंदन जी ने बात रखी। सारा बात का उस समय यही है कि बच्चों को, जैसे अभी इसके पहले ही समाप्त किया था अमरिंदर ने, कि हमको 2 तरह का मेंटरशिप है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए उनके मेंटरशिप की बात है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग 1 महीने से विशद ये मेहनत कर ही रहे हैं। और आज अमेरिका से सुशांत कृष्ण जी का जुड़ना, कनाडा से पीयूष जी का जुड़ना, युगांडा से सुमित जी का आना, बेंगलोर से प्रवीण जी का आना, बोकारो से शिवानंद सिन्हा जी का आना, प्रियरंजन का आना, आशीष जी का आना, सामान्य बात नहीं है। ये अगर कदम बढ़ चुका है, इसलिए कहा जाता है कि उद्देश्य जन्म का नहीं है, कृति का है, धन का है। तो ये उद्देश्य को लेकर अगर हम चलते हैं तो उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में इतनी अच्छी बातें निकली और सबका सारांश। और एक मैं धन्यवाद, विशेष धन्यवाद शिवानंद सिन्हा जी का दूंगा, जो पलायन की बात करके वो बहुत विशिष्ट बात है, क्योंकि इसमें हम लोग को लगता है कि हम लोग जो है इस पर बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जब अपना कैसे होगा, आप कहीं रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनका सोच अलग है, विचार अलग अलग, दुनिया दूसरे जगह पली, तो उस तरह से तो ये अच्छी, बहुत सारी अच्छी बात का, कॉर्पोरेट फंड का, कोऑपरेटिव फंड का, पलायन का, शिक्षा पर सारी बात आज हुई। और इन सब बातों से निकल करके हमको लगता है
और सबसे अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, जो आज हम लोग सारे कमेटी के बीच में जो बार बार समन्वय की बात उठी, वो एक बेहद जरूरी बात है, क्योंकि जो केंद्रीय कमेटी, और सही बात है केंद्रीय कमेटी कोई ये नहीं है कि हम आपको कहें आप, केंद्रीय कमेटी सबके सोच को एक साथ एकत्रित करने का, निर्णय करने का एक केंद्र बिंदु है। और जब केंद्र बिंदु, और आप ऐसे भी जानते हैं कि जब तक कोई किरण किसी चीज पर पड़ती है वो एक सुई की तरफ पड़ती है तो उसको जला देती है, डाइवर्स हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकती है। तो डाइवर्जन को हम लोग कन्वर्जन में बदलने के ये जो सोच है, इस पर हम लोग काम करेंगे। और कल फिर पुनः 9 बजे हम लोग मिलते हैं और बहुत सारी बातें कल करेंगे और बहुत सारे निर्णय। हाँ, और आप लोगों को से पुनः आग्रह करेंगे कि हम लोग एक साथ सुबह से शाम बैठे हैं तो एक साथ और पारिवारिक रूप में एक साथ डिनर करके हम लोग जाएं, और वहाँ जो 2-4-10 मिनट का गप होगा, यही आज का सबको धन्यवाद ज्ञापन उसी रूप में हो जाएगा। और प्रणाम करते हैं। कोई भूल चूक लेनी देनी, ये मानवीय भूल होती ही है, कहीं कुछ हो गई हो तो पुनः सबसे क्षमा मांगते हुए आज की कार्रवाई को यहीं विराम देते हैं और नीचे जाकर के फिर मिलते हैं। धन्यवाद।